हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरिफ खान। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे विलयता, सॉल्युबिलिटी के बारे में। देखिए, विलयता सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझा जाए। देखिए, विलयता सॉल्युबिलिटी क्या है कि अगर हम किसी भी विलायक का यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन लेते हैं, जैसे 1 लीटर पानी लिया जाए, पानी किसका काम करेगा? विलायक का, सॉल्वेंट का। अब इसमें कोई हम विलय पदार्थ, कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करें। अब सॉल्यूट के रूप में हम सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी सॉल्यूट ले सकते हैं। इस विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की हम अधिकतम मात्रा घोल दें, यानी इसका हम संतृप्त विलय, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दें, तो अब विलायक के इस इकाई आयतन में विलय की जितनी अधिकतम मात्रा घुल जाएगी, उसी को कहेंगे उस विलय पदार्थ की विलयता, सॉल्युबिलिटी। यानी सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट के, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर दें, यानी उस सॉल्यूट का इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दें। तो ऐसा करने में जितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाएगा, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या होगा? सॉल्यूट का काम करेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी निश्चित ताप और दाब पर विलायक की इकाई आयतन में घुली हुई विलय की ग्राम में मात्रा, संतृप्त विलयन बनाने तक विलय की ग्राम में घुली हुई मात्रा उस विलय पदार्थ की विलयता, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब देखिए, सॉल्युबिलिटी को हम उसकी यूनिट अगर देखें तो ग्राम पर लीटर हो सकती है या मोल पर लीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति लीटर विलयन में विलय पदार्थ का कितना ग्राम घुला हुआ है। 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है, जब उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया गया तब। सॉल्युबिलिटी की बात कब की जाती है? जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन हो। मतलब क्या हुआ? विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, सॉल्वेंट के पर्टिकुलर अमाउंट में या वॉल्यूम में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए। ऐसा होने पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब हमने बना दिया, तो जितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। समझ में आ गया होगा? अब सॉल्युबिलिटी को ग्राम पर लीटर में या मोल पर लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। इस चैप्टर में हम जान लीजिए कि सॉल्युबिलिटी को ज्यादातर मोल फ्रैक्शन में ही व्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो अब देखिए, सॉल्युबिलिटी की बात करनी है तो किसी भी द्रव में ठोस भी डिसॉल्व हो सकते हैं, द्रव में, लिक्विड में गैसेस भी डिसॉल्व हो सकती हैं। तो पहले हम बात करेंगे ठोसों की द्रव में विलयता की, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ठोसों की द्रव में विलयता देखी जाए। देखिए, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, सभी ठोस पदार्थ कम या ज्यादा किसी ना किसी विलायक में घुलनशील होते हैं, विलय होते हैं। किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में जो सॉलिड सब्सटेंस हैं, वो थोड़ा मोड़ा जरूर डिसॉल्व होते हैं। कम डिसॉल्व हो या ज्यादा डिसॉल्व हो, ये अलग की बात है। एक ही सॉलिड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है, या एक सॉल्वेंट में डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंसेस डिफरेंट उनकी सॉल्युबिलिटी होगी। एक ही विलायक में अलग अलग ठोस पदार्थ अलग अलग विलय होते हैं, यानी एक ही विलायक में, एक ही सॉल्वेंट में विभिन्न प्रकार के ठोसों की, सॉलिड्स की विलयता, सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। या एक ही ठोस पदार्थ, एक ही सॉलिड सब्सटेंस डिफरेंट सॉल्वेंट में, भिन्न विलायक में उसकी विलयता भिन्न होती है। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक देखे जाएं। देखिए, अगर कोई ठोस पदार्थ किसी भी विलायक, किसी द्रव विलायक में घुलता है, तो उसकी विलयता को 3 कारक मुख्य तौर पर प्रभावित करते हैं। अगर किसी लिक्विड सॉल्वेंट में किसी सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाता है,
तो उस सॉलिड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को ये तीन मेन फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी विलय और विलायक की प्रकृति। दूसरा होता है ताप, टेम्परेचर, ठीक है ना। उसके बाद होता है दाब, प्रेशर। तो पहले हम बात करें, किसकी बात करेंगे, पहला जो हमारा फैक्टर है, कारक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए, पता होगा बॉन्डिंग के चैप्टर में सभी लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर क्लास में क्या पढ़े होंगे, लाइक्स डिसॉल्व, लाइक्स डिसॉल्व लाइक्स। इसका क्या मतलब होता है, लाइक से डिसॉल्व लाइक का? इसका मतलब देखो ये हुआ ना कि अगर हम एक पोलर सॉल्यूट लेते हैं, ठीक है, पोलर सॉल्यूट मतलब क्या हुआ, ध्रुवीय विलय पदार्थ जिसमें ध्रुवणता पाई जाए, पोलैरिटी हो, जैसे सोडियम क्लोराइड, एक पोलर सॉल्यूट, इसमें सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन। तो ये किसमें डिसॉल्व होगा, किसी पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट मतलब ध्रुवीय विलायक जिसमें ध्रुवणता पाई जाए, पोलैरिटी हो, जैसे वाटर। इसमें हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन एटम पर पार्शियल, हाइड्रोजन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जितने भी पोलर सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। जैसे नमक किसमें घुल सकता है, नमक जल में, वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पोलर कंपाउंड है। इसी तरह से अगर कोई नॉन पोलर सॉल्यूट हो, नॉन पोलर सॉल्यूट हो, तो नॉन पोलर सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल जैसे कि बेंजीन, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नमक को हम पानी में घोलें तो आसानी से घुलेगा, क्योंकि नमक क्या है, NaCl क्या है, पोलर सॉल्यूट है, तो किसमें डिसॉल्व होगा, इजिली वाटर में। लेकिन अगर हम नमक को बेंजीन में डिसॉल्व करें तो क्या डिसॉल्व होगा, आसानी से नहीं होगा या बहुत ही कम डिसॉल्व होगा। क्यों ऐसा है, बेंजीन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है और नमक क्या है, पोलर सॉल्यूट है। और पोलर किसमें डिसॉल्व होता है, पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, ठीक है, कि पोलर सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ऐसा नहीं होगा कि पोलर को हम नॉन पोलर में डिसॉल्व करें तो डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसीलिए यह दिया जाता है लाइक से डिसॉल्व लाइक्स, ठीक है। उम्मीद है ये फैक्टर समझ में आया होगा। टेम्परेचर अब दूसरा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में इन्फ्लुएंस करता, प्रभावित करता है। दूसरा कारक है ताप, टेम्परेचर। देखिए, अगर हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो दो फैक्टर हो सकते, दो चीजें हो सकती, दो फिनोमिनन हो सकती, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट इवॉल्व होगी। जब भी हम किसी ठोस पदार्थ को, किसी भी ठोस सॉलिड को, किसी भी ठोस पदार्थ को हम किसी द्रव विलायक लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो दो बातें होंगी, या तो उष्मा का अवशोषण होगा या तो उष्मा का उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। तो जान लीजिए, जैसे ये सभी पदार्थ क्या है, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनको पानी में या द्रव में घोलने पर ये उष्मा का अवशोषण करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें द्रव में घोलने पर उष्मा का अवशोषण होता है वे उष्मा शोषी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, ये सब क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाले पदार्थ है। जब इनको हम द्रव में घोलते हैं तो ये उष्मा का अवशोषण करते हैं, ठीक है ना। तो जब उष्मा का अवशोषण होगा, एनर्जी हीट एब्जॉर्ब होगी, तो उसे कहा जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, उष्मा शोषी प्रक्रम। तो इन पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने पर द्रव में बढ़ती है, ठीक है ना। जैसे अगर हम क्या लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट को किसी भी द्रव में, जैसे कि हम ले वाटर, इसमें घोलते हैं तो ये उष्मा का अवशोषण करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा,
यानी कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? उष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ऐसे पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ऐसे सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगी। जो सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो पानी में घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, उनकी विलयता, उनकी सॉल्युबिलिटी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है ना? जैसे पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में घोला जाएगा तो ये ऊष्मा का अवशोषण करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी जो विलयता होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि उन सभी ठोस पदार्थों की द्रव में विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है जो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, मतलब ऊष्माशोषी प्रक्रम, एंडोथर्मिक प्रोसेस रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ऐसे पदार्थ हो जाएं जो द्रव में घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण न करें बल्कि उत्सर्जन करें, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस हों जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, लिथियम कार्बोनेट हो गया, ये सब पदार्थ क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट इवॉल्व करते हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे सभी पदार्थ जो द्रव में घुलने पर ऊष्मा का उत्सर्जन करेंगे, उन सभी पदार्थों की विलयता, उन सभी पदार्थों की द्रव में विलयता ताप बढ़ाने पर घटेगी। ऐसे सब्सटेंसेस जो लिक्विड में डिसॉल्व होने पर हीट इवॉल्व करते हैं, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ खुद पानी में घुलने पर या द्रव में घुलने पर खुद ही क्या हो रहा है? ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहे हैं, हीट इवॉल्व कर रहे हैं। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, इनकी जो विलयता होगी ताप बढ़ाने पर घटेगी। तो अगर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ये पदार्थ घुलने पर ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ऐसे सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी ताप बढ़ाने पर डिक्रीज करेगी, ताप बढ़ाने पर घटेगी। और ऐसे पदार्थ हैं जो क्या हो रहा है? ऊष्माशोषी प्रक्रम प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि लिक्विड में डिसॉल्व होने पर हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, द्रव में घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगी। ऐसे पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी जो द्रव में घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण करेगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। देखो, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अलग व्यवहार, डिफरेंट बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक सॉल्ट है ग्लोबर सॉल्ट, इसका फॉर्मूला जानते होंगे, Na2SO4 × 10H2O। ये क्या है? ग्लोबर लवण, ग्लोबर सॉल्ट है। तो ग्लोबर सॉल्ट को जब हम द्रव में पानी में घोलते हैं तो ये पानी में घुलता है। ठीक है, Na2SO4 × 10H2O। ठीक है, तो ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसकी द्रव में विलयता बढ़ती जाएगी, यानी पानी में डिसॉल्व होता जाएगा, घुलता जाएगा। ठीक है ना? जब टेम्परेचर हम कर देंगे कितना, 32.4 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी द्रव में विलयता घटने लगती है। ग्लोबर सॉल्ट ताप बढ़ाने पर वाटर में डिसॉल्व होता है, लेकिन जब टेम्परेचर कर देते हैं 32.4 डिग्री सेल्सियस तो इसकी लिक्विड में से सॉल्युबिलिटी घटने लगती है, यानी घुला हुआ सोडियम सल्फेट फिर से सॉलिड में चेंज होने लगता है। तो यह जो टेम्परेचर होता है यह इसका कहलाता है संक्रमण ताप, ट्रांजिशन टेम्परेचर। यह ताप जो है ग्लोबर सॉल्ट का, ग्लोबर लवण का कहलाता है संक्रमण ताप। क्या हो रहा है? जब हम सोडियम सल्फेट को पानी में घोलते हैं, ग्लोबर सॉल्ट को पानी में घोलते हैं तो ये घुलता है, ताप बढ़ाने पर इसकी जल में विलयता बढ़ती है, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। लेकिन जब टेम्परेचर कर देते हैं 32.4 डिग्री सेल्सियस तो इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी विलयता घटने लगती है। तो यह जो टेम्परेचर होगा ग्लोबर सॉल्ट का ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया ठोसों की द्रव में विलयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन द लिक्विड। अब हम बात कर लें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की, द्रव में गैसों की विलयता की। देखिए, जब भी कोई भी गैस किसी
लिक्विड में घुलती है तो उसका क्या होता है, गैस का द्रव में अवशोषण होता है। जब भी किसी लिक्विड में कोई गैस डिसॉल्व होती है तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, उस गैस का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। इसीलिए गैस की जो विलेयता होती है उसको हम, गैस की द्रव में विलेयता को हम अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के पदों में व्यक्त करते हैं। किसी भी द्रव में गैस की जो विलेयता होती है वो एक निश्चित सीमा तक होती है। किसी भी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ही होती है, और जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो उसका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। इसीलिए गैस की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक में व्यक्त करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट में व्यक्त करते हैं। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अवशोषण गुणांक को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब जान लीजिए कि अवशोषण गुणांक क्या है, अल्फा क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, अल्फा देखिए क्या होता है। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, किसी निश्चित ताप और दाब पर गैस को द्रव में घोलते हैं, द्रव का आयतन कितना होना चाहिए, इकाई आयतन होना चाहिए। इकाई आयतन, यूनिट वॉल्यूम, जैसे कि 1 लीटर। तो निश्चित ताप और दाब पर विलायक, कोई भी द्रव विलायक हम ले सकते हैं, विलायक की इकाई आयतन में निश्चित ताप और दाब पर गैस की घुली हुई मात्रा, गैस का जो आयतन लेंगे वो एनटीपी पर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी आयतन का जो मान आएगा उसे कहेंगे अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। फिर से सुनिए, निश्चित ताप और दाब पर, निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब कर देंगे, ठीक है। निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का एनटीपी पर आयतन या एसटीपी पर आयतन, मानक ताप और दाब पर आयतन लेंगे, वह आयतन कहलाएगा अवशोषण गुणांक। क्या मतलब हुआ, जैसे हमने कोई विलायक, कोई सॉल्वेंट लिया, उसका यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर लिया, टेम्परेचर कितना कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और प्रेशर, दाब कितना, एक वायुमंडल, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देंगे। अब इस विलायक के इकाई आयतन में, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में जितना गैस डिसॉल्व होगी उसका हम क्या करेंगे, एनटीपी पर वॉल्यूम, आयतन ले लेंगे, उसी को कहेंगे अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। यानी 1 लीटर सॉल्वेंट में निश्चित ताप और 1 atm प्रेशर पर गैस जितना घुल सकती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक, वह जो आयतन, वह जो वॉल्यूम होगा गैस का, उसको हम एनटीपी या एसटीपी पर लेंगे तो वह कहलाएगा उस गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अवशोषण गुणांक अल्फा। यहाँ पे देखो, अगर अल्फा का मान अधिक होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि गैस अधिक से अधिक सॉल्वेंट में घुल रही है, विलायक में गैस अधिक से अधिक घुल रही है। अगर अल्फा का मान कम है, यानी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय की गैस का आयतन कम घुला हुआ है। अल्फा का मान अधिक है, यानी गैस के इस 1 लीटर विलायक में, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में गैस का अगर कम आयतन घुलेगा तो अल्फा का मान कम होगा, अधिक आयतन घुला हुआ है यानी अल्फा का मान अधिक आएगा। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी गैस के लिए अगर अल्फा का मान कम होगा तो उसकी उस विलायक में विलेयता कम होगी। जैसे हीलियम, पानी में देखो, हीलियम के लिए अल्फा का मान 0.009 है और अमोनिया के लिए 7.10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हीलियम पानी में कम घुलनशील है, बहुत कम घुलनशील है, और अमोनिया का यहाँ पर अवशोषण गुणांक सबसे अधिक है, 7.10 है, तो इसकी विलेयता अधिक है। एचसीएल की विलेयता अमोनिया से कम, H2S की और कम, CO2 की और कम, ऑक्सीजन के लिए अल्फा का मान और कम है तो इसकी गैस द्रव में विलेयता कम होगी, हाइड्रोजन की और कम होगी, नाइट्रोजन की और कम होगी। अब फ्री गैस लेते हैं जैसे हीलियम, उसकी विलेयता और कम होगी। जान लीजिए सभी गैसों में से अमोनिया की जल में विलेयता सबसे अधिक होती है। अमोनिया ही एक ऐसी गैस है जो पानी में सबसे ज्यादा डिसॉल्व होती है, ठीक है।
अब चलिए इसके बाद बात करें कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो द्रव में गैसों की विलयता को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो इसमें 3 फैक्टर हैं। पहला है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ अदर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन द लिक्विड। तो ये 5 कारक हैं जो गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करते हैं। ये सभी फैक्टर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले देखें नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पर भी क्या होता है, गैस की प्रकृति पर भी द्रव में गैस की विलयता निर्भर करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो जो भी गैसें विलायक में, द्रव विलायक में, लिक्विड सॉल्वेंट में रिएक्ट करके कोई यौगिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं या आयनित हो जाती हैं, उनकी विलयता अधिक होती है। जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, ये सब गैसें क्या होती हैं, जब इसको हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या कर सकती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है रिएक्ट हो करके, अभिक्रिया करके, और ये आगे चल करके क्या होगा, अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, और यह कार्बोनिक एसिड वाटर में, जल में हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन में टूट जाता है, आयनित हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। इसी तरह से HCl भी क्या होता है, वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक हो जाता है। तो जो भी गैसें द्रव विलायक लिक्विड सॉल्वेंट में रिएक्ट करके यौगिक बनाती हैं या आयोनाइज हो जाती है, अपने आयनों में टूट जाती है, उनकी विलयता अधिक होती है, जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl। लेकिन जो गैसें द्रव में लिक्विड सॉल्वेंट में रिएक्ट नहीं होती हैं, उनकी विलयता कम होती है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होती हैं, इनकी विलयता, सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम होती है, क्योंकि ये गैसें रिएक्ट करके यौगिक नहीं बनाती हैं। तो अब ये गैसों की विलयता को प्रभावित करने वाला एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया। इसके बाद हम बात करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, विलायक की बात करें, तो यह भी विलायक भी क्या होता है, गैस की विलयता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हम अगर क्या करते हैं, अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, पानी में, तो ये बड़े आसानी से घुल जाती है। लेकिन अगर हम विलायक सॉल्वेंट बदल दें, जैसे अब यहाँ पर हम क्या ले लें, बेंजीन ले लें सॉल्वेंट के तौर पर, तो अब इनकी विलयता क्या होगी, बेंजीन में बहुत कम होगी। तो गैसों की भिन्न भिन्न विलायकों में विलयता भिन्न भिन्न होती है। डिफरेंट सॉल्वेंट में गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। यानी जो सॉल्वेंट होता है वो गैस की सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद देखो ताप, टेम्परेचर। जनरली क्या होता है कि अगर हम गैस को द्रव में घुलती है, अगर हम टेम्परेचर उस सॉल्यूशन का बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। देखो जब भी गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा विलेन। जब गैस किसी द्रव में घुलती है तो क्या बन जाएगा, इसका विलेन, सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ गैस किसका काम करेगी, सॉल्यूट का काम करेगी, और लिक्विड किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। जब गैस द्रव में घुलती है तो हीट एब्जॉर्ब होती है, उष्मा का अवशोषण होता है। यानी गैस का द्रव में घुलना क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब होगी, उष्मा का अवशोषण होगा। लेकिन जब हम सॉल्यूशन को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें घुली हुई गैस क्या होगी, लिक्विड से अलग हो जाएगी। यानी यह प्रोसेस क्या होगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विलेन में घुली हुई गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है, द्रव को छोड़ के बाहर निकल जाती है, क्योंकि यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाती है। तो किसी भी गैस की द्रव में विलयता
ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन ऐसे बहुत सारी गैसें हैं, जैसे कि हीलियम की बात करें और हाइड्रोजन की, ये जब इसमें घुलती हैं, कुछ द्रव में घुलती हैं, तो ताप बढ़ाने पर इनकी विलयता बढ़ती है। लेकिन ज़्यादातर गैसें ऐसी हैं जिनकी ताप बढ़ाने पर द्रव में विलयता घटती है। ठीक है ना। अब दाब की बात कर लें, प्रेशर की। देखो सॉलिड में हमने थोड़ा सा इसको छोड़ गया था। अगर हम सॉलिड और लिक्विड को देखते हैं तो इसको हम सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में इसको बता देना चाहिए था, लेकिन छूट गया था, कोई बात नहीं, यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए सॉलिड हो या लिक्विड हो, ये क्या होते हैं, ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड होते हैं, ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड होते हैं, माने जितना ये कॉम्प्रेस्ड हो सकते हैं हो चुके होते हैं। तो ठोस की द्रव में विलयता या द्रव की द्रव में विलयता पर दाब का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ठोस और द्रव, लिक्विड और सॉलिड दोनों ही क्या होते हैं, ठीक है, असंपीड यानी अनकंप्रेसिबल होते हैं, असंपीड होते हैं, अनकंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, तो इनकी द्रव में विलयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। सॉलिड या लिक्विड की लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड होते हैं। लेकिन जो गैसें होती हैं उनको कॉम्प्रेस किया जा सकता है। जितना ज़्यादा हम प्रेशर डालेंगे गैस लिक्विड में ज़्यादा डिजॉल्व होगी। जैसे यहाँ पर हमने कोई लिक्विड ले रखा है, इस लिक्विड में क्या करें, लिक्विड की सरफेस पर कोई गैस रखी हुई है, ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर दिखाए गए, ये गैस के मॉलिक्यूल। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डबल 1 प्रेशर हम लगा रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, लिक्विड में चले जा रहे हैं। इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। एक तरफ से डिसोल्यूशन होगा और दूसरी तरफ से क्या होगा, इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन से गैस मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ से क्या हो रहा है, गैस द्रव में घुल रही है यानी डिसोल्यूशन हो रहा है, दूसरी तरफ से सॉल्यूशन में घुली हुई गैस, विलेन में घुली हुई गैस बाहर आ रही है, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। एक डेफिनिट टेम्परेचर पर क्या होगा, इक्विलिब्रिया साम्य स्थापित हो जाएगा, गतिक साम्य स्थापित हो जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। किसके बीच में, डिसोल्यूशन की फिनोमिनन और इवापोरेशन की फिनोमिनन के बीच में। अब हम प्रेशर बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा करके कितना कर दिया, W2, प्रेशर बढ़ा दिया हमने, W2 कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, गैस हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से गैस कहाँ जाएगी, लिक्विड में चली जाएगी, ज्यादा जाने लगी। जितना प्रेशर डालेंगे उतना अधिक से अधिक गैस, ज्यादा से ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी। अब इस सॉल्यूशन में भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम एक खास पॉइंट पर स्टैब्लिश हो जाएगा। किसके बीच में, डिसोल्यूशन की फिनोमिनन और इवापोरेशन की फिनोमिनन के बीच में। तो अब इस पर हम क्या देखेंगे, इस डायनामिक इक्विलिब्रियम पर हम क्या देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to partial pressure of gas above solution। ठीक है, above solution गैस की द्रव में विलयता विलेन की सतह पर गैस के दाब के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा हम दाब बढ़ाएंगे गैस की द्रव में विलयता उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब एक फैक्टर और है, देख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ अदर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन लिक्विड, द्रव में अन्य घुलनशील पदार्थों की उपस्थिति भी गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करती है। कैसे, देखो, अगर किसी सॉल्वेंट में हम कोई इलेक्ट्रोलाइट घोल दें या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक घोल दें जो इसमें घुल सकता हो, तो ये पदार्थ क्या होते हैं, ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाते हैं, क्रिया कर लेते हैं।
तो लिक्विड सॉल्वेंट का ज़्यादातर पोर्शन, अधिकांश भाग उस पदार्थ को घोलने में खर्च हो जाता है। अब गैस जब इसमें घुलेगी, जब गैस इसमें घुलेगी तो गैस के अवशोषण के लिए, गैस के एब्जॉर्प्शन के लिए लिक्विड मॉलिक्यूल बहुत कम शेष रह जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि द्रव में अन्य घुलनशील पदार्थों की उपस्थिति में गैस की द्रव में विलेयता घट जाएगी। अगर हम इस सॉल्वेंट में कोई अदर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह डिसॉल्व कर देंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हेनरी का लॉ, हेनरी का नियम देखेंगे। सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।